अस्सलाम वालेकुम, ईशा सुलेमान हियर। बेटे आज हम स्टार्ट करने लगे एक्सरसाइज नंबर 3.2। ठीक है बेटे, 3.2 एक्सरसाइज आपकी किससे रिलेटेड है? आपने 3.1 में वेक्टर्स वगैरह को डील करना सीख लिया। अब हम करेंगे डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, हमारी जो थर्ड एक्सरसाइज होगी वो क्रॉस प्रोडक्ट पर होगी। ठीक है, पहले आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देती हूँ और फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। और जिन्होंने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना वो जंप कर जाए आगे जहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। ठीक है, बट इंपॉर्टेंट है, सीखें। बेटे हमारा टॉपिक है डॉट प्रोडक्ट का और हम इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। अच्छा, अब इसका फॉर्मूला क्या है? फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स ने ये फिजिक्स पे अच्छे से टॉपिक पढ़ा हुआ होगा, बट हम इसको न्यूट्रली लेके चलते हैं। बेटे अगर आपके पास दो वेक्टर्स के दरमियान डॉट प्रोडक्ट हो, ठीक है, डॉट का मतलब है डॉट लगा होगा, ठीक है, हम उसको डॉट प्रोडक्ट कहेंगे। तो आपके पास फॉर्मूला होता है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ये आपने बेटा अच्छे से याद रखना है। ठीक है, ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या है? ए बी कॉस थीटा। क्या फॉर्मूला है? ए बी कॉस थीटा। अच्छा, अब बेटे इसके अंदर आपको जो चीज याद रखनी है वो ये करनी है कि हम जब मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो आई जे और के भी तो यूज हो रहे होंगे, ऐसा ही है। अच्छा, अब अगर आपके पास आई डॉट आई आएगा तो हम उसको वन कर देंगे, जे डॉट जे को भी वन कर देंगे, के डॉट के को भी वन कर देंगे। और ये आपने पढ़ा हुआ भी है, बट अमूमन बच्चों को इसकी लॉजिक ही नहीं पता होती कि ये ऐसा क्यों है। ठीक है, और हम क्या करते हैं, अगर आई डॉट जे आ जाए तो जीरो, जे डॉट के आ जाए तो भी जीरो, आई डॉट के आ जाए तो भी जीरो। ये नोटेशन हमने आगे यूज करनी है, लेकिन ये ऐसी क्यों होती है मैं आपको समझाती हूँ पहले। बेटे ये चीजें आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में जरूरी है। बेटे अगर आप फॉर्मूला देखो, ए बी कॉस थीटा है, ये एंगल की वजह से होती है। आई डॉट आई का क्या मतलब है? एक आई वेक्टर है एक्स एक्सिस पे, दूसरा भी तो आई वेक्टर है, दोनों आपस में पैरेलल हैं। अगर वो पैरेलल हैं तो हमारे पास एंगल क्या होगा? थीटा क्या बनाएगा? जीरो। कॉस थीटा क्या दे देता है? वन। कॉस जीरो डिग्री पे क्या देता है? वन। इसलिए जब सेम सेम टर्म होती है तो हम वन वन लिखते हैं। ठीक है, बट अगर आई कंपोनेंट एक्स एक्सिस पर और जे कंपोनेंट वाई एक्सिस पर है, ये कौन सा एंगल बनाते हैं? 90 का। तो बेटे cos 90 डिग्री पर क्या दे देता है? जीरो। इसलिए जब डिफरेंट वेक्टर्स आते हैं तो हम उनको जीरो कर देते हैं। होप सो क्लियर हो गया होगा बात, क्लियर हो गई होगी बात। तो बस ये चीजें हमने आगे यूज करनी है, तो मैंने आपको बताया। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। बेटे स्टार्ट करें यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1। इफ a is equal to this b c, तीन वेक्टर्स गिवन है और आपने डॉट प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करने हैं। ओके जी, मैं वेक्टर्स वन बाय वन लिखती हूँ और हम फिर उसको सॉल्व करते हैं। बेटे a वेक्टर गिवन है 2i minus 3j plus k, और b वेक्टर आपको गिवन है i minus 3j plus 4k, और c वेक्टर आपको बेटे गिवन है minus i minus 2j plus 5k। ठीक हो गया बेटे? अब हमने क्या क्या फाइंड आउट करना है, वन बाय वन करते हैं। सबसे पहले a डॉट b। ठीक है, उन्होंने कहा है ए बी का डॉट प्रोडक्ट निकालें, तो आए फाइंड आउट करते हैं। बेटे सबसे पहले मैंने ए लिखा। अच्छा, पहले वाले क्वेश्चन में आपको डिटेल से मैं लिख के दिखा रही हूँ, उसके बाद नेक्स्ट में हम बस मल्टीप्लाई किया करेंगे क्योंकि फिर बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। बेटे आई कंपोनेंट हमेशा आई से मल्टीप्लाई होगा, जे कंपोनेंट जे से, के कंपोनेंट के से। फिर से आप क्वेश्चन कर सकते हो, वैसे कुछ बच्चों ने तो जस्ट छापना ही है, बट समझा देती हूँ। बेटे नॉर्मल जो मल्टीप्लाई करते हो ये टर्म तीनों से मल्टीप्लाई होती है ना, ये भी तीनों से होती है, ये भी तीनों से होती है। लेकिन जब आप डॉट प्रोडक्ट का सॉल्यूशन देख रहे होते हो तो आप सिंपली आई को आई से, जे को जे से, के को के से सॉल्व करते हो। मैं आपको रीजन बताती हूँ। बेटे आई को आई से करोगे तो आंसर तो आएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है आई डॉट आई क्या है? वन। लेकिन आई को जब जे से मल्टीप्लाई करोगे, आई डॉट जे क्या हो जाता है? जीरो। क्योंकि डिफरेंट नंबर्स पर ये जीरो दे देता है, डिफरेंट वेक्टर्स पर, इसलिए हम फिर वो वाली टर्म ही नहीं लिखते। सो टू वन जा टू, माइनस थ्री और माइनस थ्री जा, माइनस थ्री कितना हो गया? थ्री थ्री जा नाइन, तो प्लस नाइन आ गया। वन फोर जा फोर, तो नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन। बेटा ये आपका डॉट प्रोडक्ट का आंसर आ गया। ठीक है, अब इसका पार्ट टू देखते हैं। वो कह रहा है टू ए डॉट थ्री बी, यानी कि पहले a को 2 से मल्टीप्लाई करें, b को 3 से मल्टीप्लाई करें और फिर उनका क्या ले लें? डॉट प्रोडक्ट। तो सबसे पहले 2a लिखते हैं। बेटा ये है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें,
2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6 और 2 के, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट आ गए, 4 से इधर लिखें, बी इसको 3 से करना है, सो 3 आए 9 जे 4 3 ज़ा 12 12 के, ओके। अच्छा अभी मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट समझाया, 4 3 ज़ा 12 माइनस माइनस प्लस 6 9 ज़ा 54, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास आता है प्लस 12 2 ज़ा 24, ठीक हो गया। अच्छा अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आया। इनको ऐड ऑन करें, बेटे इसको हमने ऐड किया तो हमारे पास आ गया 90, ठीक है। बाकी क्वेश्चन देख करते हैं, एग्जाम देख लेते हैं। ओके बेटा जी कंटिन्यू करते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। सो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताती हूँ। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है कि a माइनस बी डॉट सी, तो आपने पहले a माइनस बी फाइंड आउट करना है, उसका डॉट प्रोडक्ट लेना है c से। तो सबसे पहले मैंने a की टर्म लिखी माइनस b की टर्म लिखी, ठीक है, साथ डॉट c आ गया। बेटे a में से b को माइनस किया तो 2 में से 1 गए 1, माइनस 3 प्लस 3 0, 1 माइनस 4 माइनस 3। डॉट प्रोडक्ट में मैंने आपको बताया है कि i कंपोनेंट i से मल्टीप्लाई होता है, तो 1 माइनस 1 जा माइनस 1, 0 2 ज़ा 0, माइनस 3 5 ज़ा 15, 15 और 1 माइनस 16, ठीक है। पार्ट नंबर 4, 2a 3b माइनस c, इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है a प्लस b से। बेटे सबसे पहले 2 को मल्टीप्लाई किया a से और इसको थोड़ा सा कर लेते हैं, 3 को मल्टीप्लाई किया b से माइनस c आ गया, इसका डॉट प्रोडक्ट लिया a प्लस b से। तो पहले मैंने इनको आपस में सॉल्व किया, 2 को इन सब से मल्टीप्लाई किया, 3 को मल्टीप्लाई किया, बेटे ये सारी टर्म आ गई। फिर नीचे वाली टर्म को मैंने सॉल्व किया, जब ये दोनों सॉल्व हो गई तो डॉट प्रोडक्ट ले लिया, 8 3 सा 24, 13 6 सा 78, 9 5 सा 45, तीनों ऐड हो गए तो हमारे पास आ गया 147। बेटे इसका हम पार्ट नंबर करते हैं 5, ठीक है। पार्ट 5 कहता है आई का डॉट प्रोडक्ट ले ए से प्लस जे का डॉट प्रोडक्ट ले बी से, के का डॉट प्रोडक्ट ले सी से। अच्छा अभी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग कह लें, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, जरा समझे। बेटे आई लिख दिया ना, और जब मैंने इसका ए का वेक्टर लिखा है, ए वेक्टर था जे माइनस के, नहीं सॉरी ए वेक्टर है 2i, वेक्टर को लिखते हैं। बेटे वेक्टर था 2i माइनस 3j प्लस के, ठीक है। फिर प्लस लगाया, जे लिखा और इसके साथ डॉट प्रोडक्ट है बी वेक्टर का, i माइनस 3j प्लस 4k प्लस के लगाया माइनस आई माइनस 2j प्लस 5k, ठीक है बेटे। अच्छा अब देखो i का कंपोनेंट i से मल्टीप्लाई हो, यहाँ 1 है ना, 1 2 ज़ा 2, j कंपोनेंट नहीं है और ना ही k कंपोनेंट है, तो बाकी सारे टर्म 0 हो गई। अब ये नहीं करना कि 1 3 ज़ा 1 नहीं, ना यहाँ j भी नहीं यहाँ k भी नहीं, यहाँ पर देखो i कंपोनेंट नहीं है तो यहाँ पे नहीं मल्टीप्लाई होगा, j की जगह 1 है, यहाँ माइनस 3 है तो माइनस 3, 5 1 ज़ा 5, ठीक है, तो ये बन गया 1 और 4 5। होप सो पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। हम मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटे आपसे कहा गया है कि अगर आप ए आपको वेक्टर गिवन है j माइनस के और बी वेक्टर आपको गिवन है 3i 4j प्लस के, ठीक है, और सी वेक्टर आपको गिवन है माइनस आई 2j माइनस 4k। बेटे आपने इनके दरमियान एंगल फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड दी एंगल। तो अगर आपको याद हो तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना एंगल का, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, a डॉट b इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा। तो अब यहाँ पर देखें तो ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आगे क्या हो गया डिवाइड, a डॉट b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b, पीछे क्या रह गया cos थीटा। मुझे सिर्फ थीटा चाहिए बेटे, तो cos दूसरी साइड पर जाके क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा नीट लिखते हैं, आपके पास बचे इस तरह लिखे
थीटा क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ, किसका इनवर्स, डॉट प्रोडक्ट का, जो कि डिवाइड होगा उसके मैग्नीट्यूड से। होप सो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करेंगे, जो जो पॉइंट्स गिवन है उसके अकॉर्डिंग उसका डॉट प्रोडक्ट और उसका मैग्नीट्यूड लेंगे। तो सबसे पहले पार्ट नंबर ए, बेटे पार्ट ए में वो कह रहे हैं ए एंड 3b, ए एंड 3b। ए वेक्टर उन्होंने हमें कहा ए ले लें और सेकंड वेक्टर को आपने 3 से मल्टीप्लाई करके लेना है। पॉइंट समझ आया? ओके जी, सबसे पहले तो फॉर्मूला मैं लिखती हूँ ना। थीटा कह रहे हैं कॉस इनवर्स ऑफ ए का 3b से डॉट प्रोडक्ट लें, ए का मैग्नीट्यूड लें और 3b का भी मैग्नीट्यूड लें। बेटे आप बात समझ आई? जो दो वेक्टर्स हैं उनका डॉट प्रोडक्ट, उन्हीं वेक्टर्स का आपने मैग्नीट्यूड भी नीचे लेना है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं बेटे। सबसे पहले तो ए वेक्टर गिवन है, ए का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं। बेटे आई कंपोनेंट नहीं है, वो तो खत्म हो गया। जे वन है, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। बेटे 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 1 2 अंडर रूट 2 आ गया। 3b फाइंड आउट करते हैं। 3 3 जा 9, 4 3 जा 12 प्लस 3k, ये वेक्टर आ गया। इसी वेक्टर का अगर मैं मैग्नीट्यूड कहूं तो बेटे 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81, 12 का स्क्वायर 144, 3 का स्क्वायर 9। बेटे इनको सॉल्व किया, मेरे पास आ गया अंडर द रूट 234, ठीक है। अच्छा जी, ये आ गया। अब हमने क्या करना है, इस फॉर्मूला में इसको पुट करना है। उससे पहले मुझे ए और बी का डॉट, ए और 3b का डॉट प्रोडक्ट भी लेना है। मैं यहाँ पे आपको फाइंड आउट कर देती हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। ए डॉट 3b, बेटे ए वेक्टर ये है, यहाँ पे कलर थोड़ा सा और हाईलाइट करते हैं। बेटे ये है ए वेक्टर, कलर कहाँ गए, एक सेकेंड, ये रहा। ये ए वेक्टर है और ये 3b वेक्टर है। चलिए बेटे यहाँ आई कंपोनेंट नहीं है तो 9 जीरो जा 0, ये है -12, यहाँ पे 1 है तो -12 आ गया। ये 3 है और ये -1 है तो -3, तो यहाँ से डॉट प्रोडक्ट क्या आ गया, -50। ठीक है बेटे, हमारे पास ये आ चुका है। अब हमने इन दोनों को क्या करना है, आपस में डिवाइड करना है। ओके जी, नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ बेटे मैं। ये वैल्यू सारी आ चुकी है, ये और ये। सो थीटा इज इक्वल्स टू बच्चे कॉस इनवर्स ऑफ, कॉस इनवर्स ऑफ ऊपर आ गया -15 अंडर रूट 234, ठीक है। अब आप ये पूरी टर्म कैलकुलेटर पे डाल दो और डायरेक्ट अपना एंगल लिख लो। चाहो तो एंगल लिख लो, चाहो तो कॉस इनवर्स की फॉर्म में ही रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने सिर्फ आपसे थीटा पूछा था, मैंने इसको सिंपलीफाई किया तो मेरे पास ये टर्म आई है, ठीक है। आप इसको भी आंसर कंसीडर कर सकते हो, चाहो तो वैल्यू लिख लो, बट अप टू यू है, दोनों चीजें करेक्ट है। मूव करते हैं पार्ट नंबर 2 पे। बेटे 2a माइनस 3b एंड 2c लिखा है। ओके बेटा जी, यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको सोल्यूशन मैंने सॉल्व कर दिया और ये देखें बेटे आपके पास 2a माइनस 3b एंड 2c था। तो थीटा क्या आएगा, कॉस इनवर्स ऑफ 2a माइनस 3b, इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है 2c से, मैग्नीट्यूड लेना है इन दोनों का अलग अलग से, ठीक है। तो बेटे सबसे पहले मैंने 2a माइनस 3b फाइंड आउट किया, 2 के साथ a की टर्म, 3 के साथ b की टर्म। इसको जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास ये आंसर आ गया, ठीक है बेटे। अब मैंने इसका 2c के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया, -9 -2 जा 18, 14 4 जा 56, -5 -8 40, तीनों को ऐड किया 114 आ गया। अगला स्टेप मेरे पास क्या था बच्चे, मुझे इनके मैग्नीट्यूड लेने थे। तो मेरे पास जो वेक्टर आया था ये 9 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ये तीनों स्क्वायर्स लिए हैं 302। 2c वेक्टर ये था, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, तीनों लिए हैं 2 अंडर रूट 21। फिर इसमें जस्ट वैल्यूज पुट की हैं, 2 और 144 कैंसिल आउट हो रहे थे तो वो मैंने कैंसिल कर दिए, ठीक है बेटे। ये था पार्ट नंबर 2। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
पार्ट नंबर 3 बेटे, पार्ट नंबर 3 में उन्होंने आपसे कहा है कि आप फाइंड आउट करें ये -a + c एंड b-2c। ठीक हो गया बच्चे? मैंने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे इनको सॉल्व कर लिया ताकि आपका टाइम थोड़ा सा सेव हो जाएगा। सेम स्टेप्स बार बार रिपीट हो रहे हैं तो वीडियो लंबी होनी थी। सो -a + c की वैल्यू सॉल्व की, b-2c इसको सॉल्व किया। अगला स्टेप था, इन दोनों को हमने क्या निकालना होता है, डॉट प्रोडक्ट। बेटे 1 5 से मल्टीप्लाई होगा, 1 8 से, 3 9 से, तीनों को सॉल्व किया 40। फिर मैंने इनका लिया मैग्नीट्यूड, ए यूनिट आना, 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, उसके साथ माइनस भी है, वो आ गया 11। b-2c यानी कि 5 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 170। फार्मूला क्या कहता है, ऊपर डॉट प्रोडक्ट वाली वैल्यूज लिखे, नीचे मैग्नीट्यूड वाली लिखे, तो मेरे पास ये आंसर आ गया। पार्ट नंबर 4, a + b + c और a + a - b - c। बेटे मैंने तीनों को ऐड किया तो मेरे पास ये वेक्टर आ गया, इसका मैग्नीट्यूड ले लिया, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 21। तीनों को माइनस किया तो मेरे पास 2 3 2 आ गया, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर √17। तो उसके बाद मैंने इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिया। बेटे 2 2 ज़ा 4, 1 3 ज़ा 3, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, इनको सॉल्व किया तो 15 आ गया। तो हम सोल्यूशन कैसे लिखते हैं, ऊपर डॉट प्रोडक्ट का आंसर, नीचे दोनों मैग्नीट्यूड का, तो मैंने लिखा तो मेरे पास ये आंसर आ गया। ठीक है बेटा, बहुत इजी से सेम वैसे स्टेप्स हैं। लास्ट पार्ट है जो इसका, वो है फिफ्थ, a-2b + c एंड a। पहले मैंने a-2b + c इस सारे को सॉल्व किया तो ये मेरे पास वेक्टर आ गया। अब मैंने क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड लेना था तो 7 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, बेटे 219 आ गया। ए वेक्टर तो ऑलरेडी हमें पता है ना, तो मैंने सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड ले लिया, यहाँ पे 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 2 आ गया। अब दोनों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट ली, बेटे -7, यहाँ पर आई कंपोनेंट अवेलेबल नहीं है तो -7 0 ज़ा 0, 11 1 ज़ा 11, -7 -1, 11 में 7 18। तो क्या फॉर्म लिखते होते हैं, डॉट प्रोडक्ट का आंसर ऊपर, नीचे दोनों मैग्नीट्यूड, तो मेरे पास ये आंसर आ गया। तो बेटे यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी एंड होता है। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो डाटा गिवन है, अगर हम उस डाटा को देखें तो हमारे पास if a b c 3 are the three vectors such that, हमें जो डाटा गिवन है a + b + c = 0 और a का मैग्नीट्यूड 2, b का मैग्नीट्यूड 3 और c का मैग्नीट्यूड 4 गिवन है। और क्वेश्चन ये है कि हमने a और b के दरमियान एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमने बताना है कि इनके दरमियान कौन सा एंगल बनता है। ओके बेटे, सबसे पहले हमारे पास जो कंडीशन गिवन है उधर से स्टार्ट लेते हैं, a + b + c = 0। ठीक है, c यहाँ प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, अच्छा अब बेटा क्या करेंगे, इसके ऊपर स्क्वायर ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। सो a + b होल स्क्वायर = -c²। ठीक है बेटा, a + b का होल स्क्वायर, हमारे पास फॉर्मूला है a² b² 2ab, और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है तो यहाँ पे आ जाएगा c²। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखो ये दोनों टर्म यहाँ प्लस हो रही हैं, दूसरी साइड पर जाके क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, तो यहाँ पर रह गया 2ab। बेसिकली हम ये a.b साइड पे करना चाह रहे हैं। ठीक है, c का स्क्वायर -a का स्क्वायर -b का स्क्वायर। ठीक हो गया। अच्छा अब मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताती हूँ बेटे, वेक्टर्स में प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी वेक्टर का जो स्क्वायर होता है वो उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है। अब ये प्रॉपर्टी कैसे होल्ड करती है मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ए वेक्टर मैंने ले लिया 2i - j। ठीक है, ये आ गया 2i - j। अब अगर मैं इसका स्क्वायर लूँ तो इसको इसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आपको प्रॉपर्टी जो है वो थोड़ी क्लियर हो जाए। 2i - j। ओके, 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस, 2 और 1 4 और 1 5। ठीक हो गया, तो ए वेक्टर का स्क्वायर तो 5 आ गया। अब इसी का मैग्नीट्यूड लेते हैं,
ए वेक्टर का अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट 5, बेटे मैग्नीट्यूड पे स्क्वायर डालेंगे तो भी 5 आएगा। तो ये है हमारी प्रॉपर्टी कि जो आपका वेक्टर का स्क्वायर होता है वो उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा सा नीट करके लिखना चाहूँ तो ये क्या सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर नहीं बन गया, वेक्टर ए का स्क्वायर माइनस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, मैंने मैग्नीट्यूड क्यों लगाया, क्योंकि मुझे मैग्नीट्यूड के आंसर्स पता थे। अच्छा जी बेटे इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। अच्छा यहाँ पर भी ए डॉट बी का भी फॉर्मूला ओपन करते हैं। बेटे ए डॉट बी वेक्टर क्या कहता है, ए बी कॉस थीटा, सी का स्क्वायर यानी कि 16, ए का स्क्वायर यानी कि 4, बी का स्क्वायर यानी कि 9। ठीक हो गया बेटे। अच्छा उसके बाद यहाँ पे भी वैल्यूज डाल देते हैं 2, ए का मैग्नीट्यूड 2 है, बी का मैग्नीट्यूड 3 है, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 3 और 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 3/12। बेटे यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो गया, कटिंग करते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, हमें थीटा चाहिए तो हम लिख देंगे कॉस इनवर्स ऑफ 1/4। तो ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ये पार्ट ए था, अब इसका पार्ट बी सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटे पार्ट बी की अगर मैं स्टेटमेंट रीड आउट करूं, उसमें उन्होंने कहा है कि अगर a प्लस बी का मैग्नीट्यूड a माइनस बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है तो आपने फाइंड आउट करना है एंगल। अगेन आपने एंगल फाइंड आउट करना है। बेटे यहाँ इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इस पर स्क्वायर ले लेती हूँ, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अच्छा a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है बेटे ये वेक्टर्स के साइन है, आपने सब पे लगाने हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक हो गया। अच्छा बेटे अब यहाँ पर देखो तो यहाँ पे रुके मैं इसको हाईलाइट करके दिखाते हैं कि देखें बी ए ये कैंसिल हो गए। ठीक है, या इनको या इधर ले आए या इनको इधर मूव कर दे, प्लस माइनस में ना तो कैंसिल हो जाएंगे। ये माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, और इस साइड पर 0 रह गया। बेटे 2 और 2 कितने हो गए 4, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 0 के साथ क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ए डॉट बी का आंसर आ गया 0। अच्छा वैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट पहले भी बताया था कि जब डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाए तो इसका मतलब होता है थीटा 90 है। बट अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आया तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। बेटा ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं 0 के साथ, मैग्नीट्यूड ने डिवाइड होकर क्या हो जाना है 0, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 बाई ए और बी। सो कॉस थीटा 0 आ गया, थीटा आ गया कॉस इनवर्स ऑफ 0। बेटे अब आप कैलकुलेटर से कॉस इनवर्स ऑफ 0 निकाल सकते हो तो वो आपको देगा 90 डिग्री। ठीक है, सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 की स्टेटमेंट बेटे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसके अंदर कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है परपेंडिकुलर वाला, इसको देखते हैं। अच्छा आपके पास ए बी सी 3 वेक्टर्स गिवन है, आपने लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो ए वेक्टर गिवन है i माइनस 3j प्लस 4k, बी वेक्टर गिवन है 7i माइनस 9j प्लस k, और हमारे पास जो सी वेक्टर है वो है 3i माइनस 2j प्लस 5k। ठीक है, तीनों वेक्टर्स गिवन है। कंडीशन आपके पास गिवन है कि a माइनस लेमडा बी परपेंडिकुलर है सी के। परपेंडिकुलर के लिए हम ये साइन यूज करते हैं। अच्छा अब अगर ये परपेंडिकुलर है तो मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, परपेंडिकुलर 90 डिग्री को कहते हैं। अगर ये परपेंडिकुलर है, ये दो आपस में परपेंडिकुलर है, तो इस बात का मतलब ये हुआ वी नो डैट इनका आपस में डॉट प्रोडक्ट 0 होने वाला है। ठीक है, दो नंबर्स का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 हो जाए तो वो बेसिकली उनमें कौन सा एंगल बन रहा होता है 90 डिग्री का। अभी पीछे क्वेश्चन में भी हमने सॉल्व किया, तो 90 डिग्री किसे कहते हैं परपेंडिकुलर को। ठीक हो गया, ओके बस अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं और अपनी
लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। एक जगह आ जाएगा i माइनस 3j प्लस 4k माइनस हो रहा है लेमडा टाइम b 7i माइनस 9j प्लस k, इस सब का डॉट प्रोडक्ट आएगा c के साथ 3i माइनस 2j प्लस 5k। ठीक हो गया। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। i माइनस 3j प्लस 4k, माइनस की वजह से तीनों के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 7 लेमडा i प्लस 9 लेमडा j माइनस लेमडा k। ठीक है। अच्छा जी, इस साइड पर डॉट प्रोडक्ट में कौन है 3i माइनस 2j प्लस 5k। बेटे डॉट प्रोडक्ट के लिए हम i कंपोनेंट को i से, j को j से, k को k से करते हैं, बट यहाँ पे डबल है तो हम पहले i कंपोनेंट सेपरेट कर लेते हैं। 1 माइनस साइन 7 लेमडा i और फिर आएगा यहाँ पर प्लस में यहाँ लगा देती हूँ माइनस 3 प्लस 9 लेमडा j और प्लस 4 माइनस लेमडा इंटू के। ठीक है। अच्छा जी, फिर ये वेक्टर सारा 3i माइनस 2j प्लस 5k से डॉट प्रोडक्ट कर रहा है। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। पहली टर्म 3 से, दूसरी टर्म 2 से और थर्ड वाली 5 से मल्टीप्लाई होगी। बेटे 1 माइनस 7 लेमडा इंटू 3 प्लस माइनस 3 प्लस 9 लेमडा मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 2 से, 4 माइनस लेमडा मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से। ये सारा इक्वल टू क्या चल रहा है 0। अब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 1 जा 3, 7 3 जा 21, माइनस 2 माइनस 3 जा 3 2 जा 6, माइनस 9 2 जा 18 लेमडा, 5 4 जा 20, माइनस 5 लेमडा इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास बन गया 29 माइनस 44 लेमडा इज इक्वल टू 0। और 29 ये माइनस हो रही है टर्म, इस साइड पे प्लस हो जाएगी, 44 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो लेमडा की वैल्यू आ गई 29/44। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमने कंडीशन यूज़ की थी कि हमारे पास जो दोनों फंक्शन है, दोनों वेक्टर्स है, वो परपेंडिकुलर हैं। अगर वो परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होने वाला है 0। ये था 4 का पार्ट 1। अब देखते हैं 4 का पार्ट 2। इसमें वो आपसे कह रहे हैं कि शो दैट द एंगल बिटवीन एनी टू डायगोनल ऑफ अ क्यूब। आपने ये प्रूफ करना, ये प्रूफ टाइप है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंगल बिटवीन टू डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज cos इनवर्स 1/3। ठीक है, किसी भी क्यूब के दो डायगोनल के दरमियान जो एंगल होता है वो cos बनेगा। ठीक है, अब ये प्रूफ करते हैं। ओके बेटा जी, मैंने यहाँ पर डायग्राम बना दी है। अब आपको इस डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ कि हमने यहाँ पर कौन कौन सा प्रोसीजर अप्लाई किया। बेटा सबसे पहले उन्होंने कहा था क्यूब है, तो मैंने ये क्यूब ड्रॉ किया। क्यूब आपको पता है 3 डायमेंशन में होता है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जी एक्सिस। ठीक हो गया। अच्छा, अब एक्स एक्सिस पे है तो उसका सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट होगा ना, तो मैंने ए लिखा, वाई और जी को 0 0 कर दिया। ये देखें सी पे जस्ट वाई एक्सिस है तो एक्स कंपोनेंट 0, वाई कंपोनेंट ए, जी कंपोनेंट 0। ये आपके पास सिर्फ जी कंपोनेंट पर है, जी एक्सिस पर है, तो एक्स और वाई इसके 0 हो गए और सिर्फ जी कंपोनेंट में आ गया। ठीक है। अच्छा, ये ओ है ओरिजिन 0 0 0। अब बी जो है वो एक्स और वाई के दरमियान है, इसका मतलब है एक्स पे भी कोई नंबर आएगा, वाई पे भी, जी 0 हो गया। बेटे डी वाला देखो तो ये जी और वाई के दरमियान है, तो एक्स कंपोनेंट 0, वाई और जी का आंसर आ गया। एफ एक्स और जी के दरमियान है, तो एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट 0, जी कंपोनेंट ए। और ये मेरे पास एक जी कंपोनेंट है। जी कंपोनेंट में क्योंकि तीनों एक्सिस में आ रहे हैं बेटा, ये 3D समझे बना हुआ है, बाहर की तरफ है, तो इसमें एक्स वाई जी तीनों कंपोनेंट्स आ रहे हैं। ठीक हो गया, मैंने डायग्राम ड्रॉ की। अब देखते हैं द डायगोनल ऑफ अ क्यूब आर ओ जी एंड ए डी। किसी भी दो डायगोनल्स के दरमियान बनाना था ना बेटे, एक डायगोनल ये ओ जी ये, और एक डायगोनल ए डी ये वाला। ठीक है, ओके, ओ जी और ए डी। ठीक हो गया, मैंने रेस कर दिया, डायग्राम खराब हो रही थी। ओके, उसके बाद द डायरेक्शन रेशियो ऑफ ओ जी। अब अगर मैं ओ जी बेटा फाइंड आउट करना चाहूँ तो जी में से ओ के पॉइंट माइनस हो जाएंगे।
ए में से भी 0 माइनस होगा, ए में से भी 0, ए में से भी 0, ये मैंने लिखा है। तो अगेन ए आ गया। फिर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए डी, डी में से ए के पॉइंट माइनस होंगे। बेटा यहाँ 0 लिखा हुआ है, यहाँ ए है, 0 में से ए जाए माइनस ए में से 0 जाए ए में से 0 ए, तो हमारे पास ये टर्म आ गई। ठीक है, अब आपके पास दोनों जो है वो बन गए वेक्टर्स ओजी और एडी। अब मुझे इनके दरमियान एंगल फाइंड आउट करना है जो कि कॉज इनवर्स 1/3 होना चाहिए, जो कि मैंने प्रूव करना है। मैंने दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया, नीचे उनके मैग्नीट्यूड्स लिए। बेटा डॉट प्रोडक्ट का मतलब है ए माइनस ए से मल्टीप्लाई हुआ, ए से और ए से, ये मैंने लिख दिया। मैग्नीट्यूड क्या कहता है, ए का स्क्वायर ए का स्क्वायर ए का स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, फिर अंडर रूट में माइनस ए का स्क्वायर भी प्लस ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर ए स्क्वायर, ए सा ए स्क्वायर अगेन। बेटे 1 2 3 ए स्क्वायर, ये दो टर्म्स आपस में कैंसिल हो गई, ए स्क्वायर रह गया। आपको पता है जब दो अंडर रूट्स आ जाए वो आपस में स्क्वायर बन के एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, ऐसे 3a स्क्वायर का होल स्क्वायर बन रहा है तो वो कैंसिल, 3a स्क्वायर रह गया। सो वी आर जस्ट लेफ्ट विद 1/3। अब इस साइड पर cos थीटा था तो cos थीटा 1/3 के इक्वल आ गया। मुझे थीटा फाइंड आउट करना है, cos यहाँ नॉर्मल है, दूसरी साइड पर जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 ये एंड होता है। ठीक है, हमने प्रूव कर दिया कि हमारे पास जो एंगल्स हैं वो डायगोनल के दरमियान 1/3 है। सो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट पार्ट क्या गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो डाटा गिवन है वो ये है कि आपके पास ए वेक्टर गिवन है। मैं यहाँ पर वेक्टर लिख देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1। बेटे ए वेक्टर है 2i माइनस 3j प्लस 4k। ठीक है, एंड वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए। हमें फाइंड आउट करनी है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए। ठीक है, पहले आपको फार्मूला बताती हूँ फिर उसके अंदर हम इसको पुट करते हैं। बेटे डायरेक्शन कोसाइंस के फार्मूला होता है हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन cos अल्फा इज इक्वल्स टू x बाय मैग्नीट्यूड ऑफ r, cos बीटा हमारे पास होता है y अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r, cos गैमा होता है z अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r। ठीक है बेटे x y z कहाँ से आते हैं, i कंपोनेंट, j कंपोनेंट और k कंपोनेंट को कहते हैं। यानी कि x की जगह यहाँ पर 2 आ जाएगा, y की जगह -3 और z की जगह 4। ये तो बहुत इजी हो गया। अब हमने देखना है r कहाँ से आएगा। बेटे r कहते हैं मैग्नीट्यूड को, x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 -3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16, इनको ऐड करेंगे 29 आ जाएगा। ठीक है, सो अब यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये बनेगा 2/√29, cos बीटा बनेगा -3/√29, cos गैमा बनेगा 4/√29। ठीक है, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, और हाँ अगर आप ये चेक करना चाहो कि आपका आंसर ठीक आया कि नहीं तो ये एक एक्स्ट्रा ही है, बट ये चेक के लिए अमूमन आप आंसर चेक कर सकते हो। cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। इनके स्क्वायर्स लेके ऐड करें 1 के इक्वल आएंगे, अगर 1 के इक्वल आते हैं तो आपने आंसर करेक्ट फाइंड आउट किया। ठीक है, बस ये हिंट टाइप था। अब देखते हैं इसका पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर बी में बेटा आपके पास जो डाटा गिवन है वो है कि अगर आपके पास ए बी सी 3 वेक्टर हैं, आपने प्रोजेक्शन फाइंड आउट करनी है और वेक्टर्स भी। ओके, पहले वेक्टर्स लिख लेते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ कि प्रोजेक्शन किसे कहते हैं। ए वेक्टर हमारे पास गिवन है i माइनस 2j प्लस 3k, बी वेक्टर आपके पास गिवन है 3i माइनस 2j प्लस k, सी वेक्टर आपके पास गिवन है 7i माइनस j प्लस 8k। आपने a माइनस बी अलॉन्ग सी फाइंड आउट करना है, b along c माइनस a फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटे, ये along का वर्ड बहुत ज़रूरी होता है ताकि जब आप फॉर्मूला याद करो तो आपको हेल्प हो जाती है कि आपने पहले कौन सी टर्म लिखनी है, दूसरी कौन सी। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ। बेटे हमारे पास प्रोजेक्शन का जो फॉर्मूला होता है, प्रोजेक्शन आपने ऐसे लिखनी होती है। अगर आपके पास दो वेक्टर्स गिवन हैं, ये देखें a माइनस बी अलॉन्ग सी लिखा हुआ है ना, तो एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर सी वाला है। ठीक हो गया। अच्छा, आपने क्या करना होता है, आपके पास आपने सबसे पहले इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना होता है।
a माइनस बी इंटू सी आपका डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। फिर ये जिसके अलॉन्ग वेक्टर होता है आपने उसको डिनोमिनेटर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होता है। ठीक है, अलॉन्ग सी था ना तो मैग्नीट्यूड सी से मैंने डिवाइड किया। यहाँ पर देखें बी अलॉन्ग सी माइनस ए, बी और सी माइनस ए का डॉट प्रोडक्ट और सी माइनस ए का मैग्नीट्यूड डिनोमिनेटर में लिखा है। ठीक है बेटे, ये याद रखना, जिसके अलॉन्ग होता है वो डिनोमिनेटर में लिखते हैं। बाकी सारा सिंपल है। सबसे पहले a माइनस बी, मैंने a माइनस बी फाइंड आउट किया डॉट सी वेक्टर, और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 7 का स्क्वायर 49, 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64। इनको आपस में माइनस किया, मेरे पास ये वेक्टर आ गया और इन दोनों वेक्टर का मैंने लेना है डॉट प्रोडक्ट। बट माइनस 2 7 से मल्टीप्लाई होगा, 0 1 से, 2 8 से। इसको सॉल्व किया, मेरे पास ये आंसर आ गया। इस साइड पर देखें बी वेक्टर लिखा है, इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है सी माइनस ए से, तो पहले सी माइनस ए निकाला। बेटे ये वाला वेक्टर आया, नीचे इसका डिनोमिनेटर में मैग्नीट्यूड लेना है। 6 का स्क्वायर 36, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25। इसको सॉल्व किया तो 62 आ गया। ऊपर देखें 3 6 जा, 2 1 जा और 5 1 जा, तीनों को सॉल्व किया 21। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर बी। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। बेटे क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास जो स्टेटमेंट गिवन है वो स्टेटमेंट ये है कि आपने बात प्रूव करनी है कि ए बी सी जो तीन वेक्टर्स हैं वो एक राइट ट्राइंगल है। ठीक है, और जो ट्राइंगल है उसके आपने एंगल्स भी फाइंड आउट करने हैं। ठीक हो गया बेटे, अगर कोई ट्राइंगल राइट एंगल है तो उसका मतलब है उसमें एक एंगल तो डेफिनेटली कौन सा बनेगा, 90 डिग्री का। ठीक हो गया। अच्छा, 90 डिग्री का एक एंगल बनता होता है। चलें स्टार्ट करते हैं। अगर 90 डिग्री मुझे प्रूव करना है तो इसका मतलब क्या है, हमने क्या कंडीशन पढ़ी हुई है कि अगर हम किसी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लें और वो क्या आ जाए 0, अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाता है तो इसका मतलब है वो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, और अगर वो परपेंडिकुलर है तो उनके दरमियान 90 डिग्री का एंगल है। ठीक हो गया, ओके। अच्छा, सबसे पहले तो मैंने वेक्टर्स बनाने शुरू किए। सबसे पहले मैंने ए बी वेक्टर बनाया, बी सी और फिर सी ए। ठीक है, ए बी वेक्टर कैसे आएगा, बी में से ए के पॉइंट माइनस करेंगे। बी सी वेक्टर कैसे आएगा, बी में से सी के पॉइंट माइनस करेंगे, सी में से बी के पॉइंट माइनस करेंगे। ठीक हो गया, दोनों वेक्टर्स आ गए। उसके बाद मैंने क्या किया, इनका मैग्नीट्यूड लिया। बेटे मैंने इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेने से ही मेरे पास आंसर 0 आ रहा था, तो मैंने सी ए वेक्टर नहीं फाइंड आउट किया। आप चाहो तो सी ए वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हो। अगर पेपर में वैल्यूज डिफरेंट हो तो हमें थर्ड वेक्टर को भी यूज करना पड़ जाता है। अच्छा जी, ए बी वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड लिया बेटे, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36। तो वेक्टर क्या आ गया, मैग्नीट्यूड क्या आ गया 7। इसका भी ऐसे ही हमने लिया 2, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, अगेन 7। अब मैंने इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिया, 3 2 जा 6, 2 6 जा 12, 6 3 जा 18। आपस में ये क्या बन गए, 0। अगर ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट आपस में 0 आ चुका है, इसका मतलब है ये क्या है, परपेंडिकुलर है। और अगर ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ से ये बात पता चल गई, इट इज अ राइट ट्राइंगल। ठीक है, ये राइट ट्राइंगल है। अच्छा, अब उन्होंने हमें कहा था दूसरे एंगल्स भी फाइंड आउट करें। तो बेटे हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू तो आ गई, ये देखें, ए बी की 7, बी सी की 7। तो हम लोग टैन थीटा यूज कर सकते हैं। तो मैंने टैन अल्फा यूज किया, परपेंडिकुलर और बेस, 7 को 7 पे डिवाइड करो तो क्या आता है 1। यहाँ से अल्फा अगर फाइंड आउट करना है बेटे, इसको आप अल्फा कह लो। ठीक है, ओके। सो अल्फा कैसे आएगा, टैन इनवर्स ऑफ 1। तो टैन किसका इनवर्स 1 पे देता है, 45 पे। ओके बेटे, आपको पता है टोटल ट्राइंगल का एंगल कितना होता है, 180 का। तो एक एंगल 45 मैंने फाइंड आउट किया, एक मुझे पता है परपेंडिकुलर की वजह से क्या है 90, थर्ड वन मिसिंग था, मैंने उसको इक्वेशन में पुट किया तो मेरे पास आ गया 45 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि जो थर्ड एंगल है वो कितने का बन रहा है, 45 का। अब करते हैं इसका पार्ट नंबर 2, उसकी स्टेटमेंट देखते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि हमारे पास जो वेक्टर है, अ वेक्टर आर इज इक्वली इंक्लाइंड। ठीक है, equally inclined with coordinate axis and the magnitude is 5, find the vector r। अच्छा, equally inclined का मतलब ये है कि उसके एंगल्स तीनों सेम बन रहे हैं। ठीक है, एक जैसे एंगल्स बन रहे हैं। अच्छा, हम क्या करेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस को यूज करते हैं। बेटे मैंने एल एम और एन इसको लेट की है। ठीक है,
आगे क्योंकि हमने वैल्यूज यूज करनी है तो आप ए बी सी कुछ भी रैंडम लेट कर सकते हो। कॉस अल्फा हमें पता है x बाय मॉड ऑफ आर है, बीटा y बाय मॉड ऑफ आर, गैमा z बाय मॉड ऑफ आर। अच्छा, अब अगर उन्होंने कहा है कि ये इक्वली इंक्लाइंड है, ठीक है, तो इस बात का क्या मतलब हुआ कि जो एल एम एन है ये तीनों भी क्या हो गए फिर इक्वल, क्योंकि ये तीनों एंगल अगर सेम है तो एल एम एन भी सेम हो गए। और हमें एक और बात ही पता है कि हमने बेटा पिछले क्वेश्चंस में की है, आप पिछले क्वेश्चंस को भी दोबारा चेक कर सकते हो। ये जो कॉस केयर अल्फा कॉस केयर बीटा प्लस कॉस केयर गैमा होता है ये 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि एल का स्केयर एम का स्केयर एन का स्केयर 1 के इक्वल है, ठीक है। अब क्योंकि एल एम एन तीनों सेम है तो क्या ये 3 टाइम एल स्केयर नहीं बन जाएगा? देखिए एम की जगह भी आप एल लिख दो, एन की जगह भी एल लिख दो, तो 1 2 3 3 एल स्केयर इज इक्वल टू 1। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के क्या हो गया डिवाइड हो गया। स्केयर रूट खत्म, स्केयर खत्म करने के लिए स्केयर रूट लिया तो बेटे हमारे पास क्या आ गया 1 का अंडर रूट तो 1 ही होता है, 3 का अंडर रूट क्या आ गया अंडर रूट 3। ओके, तो अब जो वेक्टर मैंने आर, ये देखिए बेटा ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है, वो हमारे पास क्या था एल आई एम जे एन के, तो एल एम एन तीनों की वैल्यू सेम है, मैंने सेम वेक्टर लिख दिया, ठीक हो गया। ये तो आ गया यूनिट वेक्टर, ठीक है। क्वेश्चन में था आपने प्रॉपर वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो बेटे आपको पता है यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करें। तो अगर मुझे वेक्टर चाहिए मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो मैग्नीट्यूड मुझे ऑलरेडी गिवन है 5, तो मैंने 5 को इस पूरे वेक्टर से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, तो 5 बाय अंडर रूट 3 आई, 5 बाय अंडर रूट 3 जे, 5 बाय अंडर रूट 3 के। तो ये हमारे पास आ गया इसका सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास डेटा ये गिवन है कि इफ ए बी सी आर 3 वेक्टर्स, ठीक है, ए बी सी 3 वेक्टर्स हैं सच दैट ए का मैग्नीट्यूड 2 है, बी का मैग्नीट्यूड 5 है, सी मैग्नीट्यूड 4 है और ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। तो आपने इसकी वैल्यू निकाली है कि ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए का आंसर क्या आता है। बेटे सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, जो कंडीशन गिवन है कि ए प्लस बी किसके इक्वल है 0 के। ओके, सबसे पहले मैंने इसके ऊपर स्केयर लिया, 0 का स्केयर तो 0 ही होते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, तो ये हमारे पास कौन सा फार्मूला है, हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है ना, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्केयर, ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर 2ab 2ca 2bc, ठीक है। ये फार्मूला मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, ठीक है। ए का स्केयर बी का स्केयर सी का स्केयर, यहाँ पे स्केयर आएगा। ओके, अब क्योंकि हमें पता है कि हमने भी पिछले क्वेश्चंस में प्रॉपर्टी प्रूफ की थी कि ए का स्केयर हो उसके मैग्नीट्यूड के स्केयर के इक्वल होता है, ठीक है, आप पिछले क्वेश्चंस को भी देख सकते हो। ए मैग्नीट्यूड का स्केयर लिया, 2 का स्केयर 4, 5 का स्केयर 25, 4 का स्केयर 16, इन तीनों में 2 कॉमन आ रहा था और बाकी ये टर्म बच रही थी, और ये बेसिकली वही टर्म है जो हमने प्रूव करनी है। इन तीनों को ऐड किया तो मेरे पास 45 आ गया, 45 यहाँ प्लस हो रहा है, इस साइड पर क्या हो जाएगा माइनस, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 यहाँ के आगे डिवाइड हो गया, तो हमने इसी टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, क्योंकि हमने फाइंड आउट कर ली। पार्ट नंबर बी, बेटे पार्ट नंबर बी के अंदर उन्होंने आपको एक स्टेटमेंट दी है कि फॉर एनी वेक्टर, कोई भी एक आर वेक्टर लें, उसके ऊपर ये वाली कंडीशन लगाएं और बताएं क्या वो आर के इक्वल आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो मैंने जो आर लेट किया, मैंने एक्स वाई जी की फॉर्म में लेट कर लिया, ठीक है, एक्स आई वाई जे प्लस जी के, सिंपल। अच्छा, अब हम ये वाली कंडीशन बनाते हैं, वो ये है कि आर वेक्टर का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट लो, आर वेक्टर का जे के साथ, आर वेक्टर का के के साथ, ठीक है, और फिर उसके साथ आई जे के आ जाएगा। ओके जी, बेटे देखें आर वेक्टर डॉट आई, आर वेक्टर मैंने ये लिखा, उसका आई के साथ प्रोडक्ट जे के साथ और के के साथ। अब देखिए ये आई कंपोनेंट है, यहाँ पे आई कंपोनेंट क्या है एक्स, एक्स वन जा एक्स, वाई यहाँ पे तो वाई कंपोनेंट ही नहीं है, ना जी का कोई कंपोनेंट है, तो वो कोई कंपोनेंट ना हो तो हम क्या लिखते हैं 0। यहाँ पर j सिर्फ y कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, k सिर्फ z के साथ, तो मेरे पास आंसर आया x y z, ठीक है। अच्छा, अब मैंने जो ये स्टेटमेंट थी ये लिखी, x डॉट आई का आंसर आया x, इसका आंसर आया y और इसका आंसर आया z। तो अगर आप ये स्टेटमेंट लिखो और ये i j के साथ लिखते हो तो डेफिनेटली अगेन आपके पास क्या आ जाता है r, तो जो कि आपका अगेन वेक्टर है जो आपने लेट किया था। तो उन्होंने आपको क्वेश्चन ही ये कहा था किसी भी वेक्टर के लिए बात प्रूफ करें, तो हमने एक्स वाई जी लिखा है, बेटे आप ए बी सी एम एन ओ कुछ भी लिख के प्रूफ करो, सेम आंसर आएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7।
मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इसके अंदर हमारे पास जो डेटा गिवन है वो ये है कि डॉट प्रोडक्ट का आर वेक्टर के साथ, जो डॉट प्रोडक्ट लेना है एक आर वेक्टर का इन 3 वेक्टर्स के साथ, वेक्टर नंबर 1 2 3, ये 3 वेक्टर्स है और इनके आंसर्स बताए हुए हैं कि 0 5 8 आते हैं। ठीक है, आपने वो आर वेक्टर फाइंड आउट करना है। ठीक है, वो कह रहे हैं आर कोई एक वेक्टर है, उसका जब इन तीनों के साथ अलग अलग डॉट प्रोडक्ट लिया तो आंसर 0 5 8 आया। तो अब हमने उस वेक्टर को फाइंड आउट करना है। बेटे सबसे पहले मैंने लेट कर लिया कि मेरे पास वो वेक्टर ये है एक्स आई वाई जे प्लस जी के। ठीक हो गया। अच्छा, अब बारी बारी मैंने इसका डॉट प्रोडक्ट लिया, पहले वाले वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट, सेकंड वाले के साथ और थर्ड वाले के साथ। बेटे देखिए यहाँ 1 है, 1 एक्स एक्स, 1 वाई सा वाई, -3 जी -3 आ गया। ठीक है, जी यहाँ पे, हाँ ठीक है, जी हो गया। सेम यहाँ पर किया बेटे, 1 इंटू एक्स, 3 इंटू वाई, -2 इंटू जी, 2 इंटू 1 इंटू वाई, 4 इंटू जी। ठीक है, अब पहले का आंसर हमने बताया था 0 है, दूसरे का 5, तीसरे का 8। बेटे अब हमने इन तीनों इक्वेशन को आप अपनी एंड से जिस तरह आपको इजी लगता है उसको सॉल्व करें, एक्स वाई जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, मैंने इस पैटर्न से किया है, आप किसी भी इक्वेशंस को स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने सबसे पहले 1 और 2 को सॉल्व किया। ठीक है, 1 और 2 में देखिए इसमें भी एक्स आ रहा है, इसमें भी एक्स आ रहा है, तो मैंने इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया। जब सब्ट्रैक्ट किया तीनों के साइंस क्या हो गए, चेंज, ये कैंसिल हो गया, 2y -z -5। बेटे इस साइड से माइनस कॉमन लेके इस माइनस से मैंने इसको कैंसिल कर दिया, तो तीनों टर्म पॉजिटिव हो गई। 2y + z = 5, ये आ गई क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, फिर मैंने यहाँ साइड पर 2 और 3 को सॉल्व किया। बेटे ये 2 और ये 3, यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर x है, यहाँ पर 2x है, मैंने 2 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ लिखा है इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अच्छा, जब ये 2 से मल्टीप्लाई हुई तो 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10, ये मैंने लिखा है। ठीक है, इनको सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास एक और इक्वेशन आ गई। बेटे अब ये इक्वेशन मैंने 4 जो बनाई थी, इसमें भी देखिए y और z है, इसमें भी y और z है। मैंने बेसिकली ये कोशिश की थी कि x को एलिमिनेट कर दूं ताकि दो वैल्यूज में से मैं इजीली वैल्यू फाइंड आउट कर सकूं। अच्छा, अब इन दोनों को कैसे सॉल्व करना है बेटे, यहाँ पर देखो z के साथ 8 है, यहाँ z के साथ 1 है। ठीक है, तो मैंने इक्वेशन नंबर 4 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया और फिर उसको 5 के साथ सॉल्व कर दिया। ये जब 8 से मल्टीप्लाई हुआ तो 8 2 ज़ा 16, 8 1 ज़ा 8, 5 8 ज़ा 40। ठीक है बेटे, ये जो साइड वाले नंबर्स होते हैं इनको भी मल्टीप्लाई करना होता है। अमूमन बच्चे 5 वाले को 8 से मल्टीप्लाई नहीं करते, तो ये वाली मिस्टेक नहीं करनी। अच्छा, इनको सॉल्व किया, 16 और 5 21, 42, 21 मल्टीप्लाई हो रहा है, 42 पे डिवाइड हो गया, तो y का आंसर आ गया 2। ठीक है, अच्छा अब y हमारे पास आ गया, मैंने इक्वेशन नंबर 5 में पुट किया, 4 में भी पुट कर सकते हो। यहाँ पे y की जगह वैल्यू पुट की, सॉल्व किया, z का आंसर 1 आ गया। अब मेरे पास y का भी आंसर आ चुका है, z का भी आ चुका है। मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया, इधर मैंने y और z की वैल्यू पुट की, इसको सॉल्व किया तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई। तो x y z तीनों वैल्यूज हमारे पास फाइंड आउट हो चुकी हुई हैं, सिर्फ वेक्टर में लिख देनी है। तो r क्या था, i 2j + k, ये यहाँ पर मैंने इसका आंसर फाइंड आउट किया। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास जो स्टेटमेंट गिवन है वो ये है कि हमने ये बात प्रूव करनी है कि a डॉट b जो होता है वो 1/4 a + b का स्क्वायर माइनस 1/4 a - b के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1/4 मैंने एज इट इज लिखा, a + b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। ये प्रॉपर्टी हम बार बार पढ़ चुके हैं कि जो वेक्टर का स्क्वायर होता है वो उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो मैंने वो मैग्नीट्यूड्स लिखे हैं। -1/4 a - b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर b स्क्वायर -2ab। फॉर्मूला लगाया, बेटे दोनों में 1/4 कॉमन है तो मैंने 1/4 बाहर लिख दिया। a b 2ab एज इट इज, माइनस की वजह से इनके साइंस चेंज हो जाएंगे, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब आप देखो तो a स्क्वायर b स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, ये कैंसिल हो गए, 2 और 2 कितने हो गए, 4, 4ab आ गया, ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया, वी आर लेफ्ट विद a डॉट b, और हमने यही बात प्रूव करनी थी। इसका पार्ट 2 देखें, ये भी इजी सा कि
ए का मैग्नीट्यूड स्केयर प्लस बी मैग्नीट्यूड स्केयर इस टर्म के इक्वल होते हैं। तो 1/2 एज इट इज लिखा, ए प्लस बी का होल स्केयर, ए स्केयर बी स्केयर 2ab प्लस 1/2 ए स्केयर बी स्केयर माइनस 2ab। ठीक हो गया। अगेन 1/2 कॉमन था, मैंने बाहर लिख लिया। इस बार प्लस है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा। सो 2ab और 2ab कैंसिल आउट हो गए। ए स्केयर 2 टाइम्स बी और बी 2 टाइम्स बी स्केयर। इन दोनों में से मैंने 2 कॉमन ले लिया, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर। 2 और 2 कैंसिल हो गया तो हमारे पास रह गया ए मैग्नीट्यूड का स्केयर प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्केयर। यही टर्म आपने प्रूव करनी थी। बेटे क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसमें आपके पास 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट पे लिखा हुआ है इफ सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स इज ए, ठीक है, इज अ यूनिट वेक्टर। अगर 2 यूनिट वेक्टर्स को ऐड करो और अगेन एक यूनिट वेक्टर आए, ठीक है, तो आपने ये प्रूव करना है कि जो उनका मैग्नीट्यूड का डिफरेंस है वो √3 है। अब देखते हैं कि इसको कैसे प्रूव करें। बेटे सबसे पहले तो हमने बताया कि ए और बी अगर यूनिट वेक्टर हैं, क्योंकि ये डाटा गिवन था, तो ए का मैग्नीट्यूड भी 1 आने वाला है और बी का मैग्नीट्यूड भी क्या आने वाला है 1, ठीक है, ये डाटा से गिवन था। फिर उन्होंने कहा कि अगर उनका सम लिया जाए तो भी एक यूनिट वेक्टर है, तो मैंने फिर ये भी लिख दिया कि a प्लस बी का मैग्नीट्यूड भी 1 देता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या डाटा आता है। टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, a प्लस बी का होल स्केयर इज इक्वल टू 1 का स्केयर। फार्मूला अप्लाई हो गया, a स्केयर बी स्केयर 2ab इज इक्वल टू 1। अब ए बी का तो हमें पता है क्या था, मैग्नीट्यूड 1, 1 और 1 हो गए 2, ये +2 है, यहाँ के क्या हो गया -2। सो 2ab इज इक्वल टू 1 - 2। अच्छा 2 यहाँ पर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, यहाँ नीचे आके क्या हो गया डिवाइड, ऊपर आ गया -1/2। ए डॉट बी का तो आंसर आ गया। बेटे अगर हम इसको थोड़ा सा ओपन करें, ए डॉट बी किसके इक्वल होता है, ए बी कॉस थीटा के, ठीक है। यहाँ से हमने फिर वैल्यूज डाली तो कॉस थीटा का आंसर आया -1/2, ठीक है। ये आप आगे जाके कॉस थीटा की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, चाहो तो ए डॉट बी की वैल्यू पुट कर लो। मैंने ए डॉट बी की आगे वैल्यू पुट किया, बट आपकी मर्जी है, कॉस थीटा मैंने फिर भी फाइंड आउट कर दिया। ए डॉट बी तो आ गया। अब हम लोगों ने जो प्रूव करना है वो ये प्रूव करना था कि जो उनका डिफरेंस है, ठीक है, ए माइनस बी का, वो √3 के इक्वल होता है, ये टर्म प्रूव करनी है, ठीक है। मैंने इसके ऊपर क्या लिया, स्केयर लिया, तो a माइनस बी का मैग्नीट्यूड का स्केयर 3 आ गया, ठीक है। अब ये बात मैंने प्रूव करनी है, तो मैं क्या करने लगी हूँ, ये वाली साइड सॉल्व करती हूँ और देखती हूँ क्या आंसर 3 आएगा या नहीं आएगा। सो नाउ सॉल्विंग दिस, a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab, a स्केयर की वैल्यू 1, b स्केयर की वैल्यू 1 -2। अब देखें a डॉट b, चाहे तो इसको पूरा ओपन करके कॉस लिख दें, चाहे तो एज इट इज डायरेक्ट -1/2 लिखें। मैंने लिख दिया, 2 और 2 कैंसिल हो गए, माइनस माइनस +1, 1 1 2 +1 3। तो यहाँ से हमारे पास ये पॉइंट प्रूव हो गया कि हमारा जो डिफरेंस है मैग्नीट्यूड का वो 3 आ गया, √3, ठीक है। ये हमने प्रूव कर दिया। इसी का क्वेश्चन नंबर 10 का ही पार्ट 2 है, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर ले। वो ये है कि जो एंगल शो दैट एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, ठीक है। बट ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की और ये हाफ सर्कल बनाया, ठीक है। उन्होंने कहा इनके इसके अंदर जो एक एंगल बनता है वो राइट एंगल बनता है, ठीक है। तो अब मैंने क्या डाटा अज्यूम यहाँ से किया, बेटे सबसे पहले तो ये ओरिजिन का ओ लगाया, इस पॉइंट को ए, इस पॉइंट को बी, यहाँ पर मैंने एक सी पॉइंट लिया सर्कल के ऊपर। अब सी से ए और सी से बी इनके दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री बनता है और मुझे यही बात प्रूव करनी थी, ठीक है। अच्छा अब देखिए डाटा के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या डिटेल्स है। कंसीडर्ड अ सेमी सर्कल हैविंग सेंटर एट ओरिजिन, ओरिजिन ले लिया, एंड ए बी आर द एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर हैविंग पोजीशन वेक्टर ए एंड -a। बेटे आपको पता है सेंटर से जो रेडियस होता है उसके सारे डिस्टेंस इक्वल होते हैं, यानी कि ओ से ए तक का डिस्टेंस, ओ से बी तक का डिस्टेंस, ओ से सी तक का डिस्टेंस सेम होने वाला है, ठीक है। अच्छा अगर ओ से ए को मैंने ए वेक्टर कहा है, ओ से बी को मैं -a वेक्टर कहूंगी, क्योंकि बेटा वेक्टर के अंदर हमने ये चीज पढ़ी हुई है कि डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है। तो डायरेक्शन चेंज हुई है तो मैंने माइनस लगाया, ओ से सी को मैंने +c कह दिया।
अच्छा जी, लेट सी बी द एनी पॉइंट। नाउ द रेडियस ऑफ अ सर्कल, ए का मैग्नीट्यूड लो या माइनस ए का मैग्नीट्यूड लो या सी का मैग्नीट्यूड लो, वो तीनों क्या आने वाले हैं, सेम आने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पता है रेडियस सेम होता है। अच्छा, अब अगर ये ए सी वेक्टर निकालूं मैं, ए सी और सी बी, ठीक है, इन दोनों वेक्टर का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लूं वो 0 आ गया, तो इसका मतलब है यहाँ पर कौन सा एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का, ठीक है। ओके जी, ए से सी वेक्टर क्या देगा, सी माइनस ए, बी से सी वेक्टर क्या देगा, बी माइनस ए, बी की वैल्यू है माइनस ए, तो सी माइनस माइनस ए से हमारे पास आ गया सी प्लस ए, ठीक है बेटे। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया, सी माइनस ए सी प्लस ए, ओके जी बेटे, डॉट प्रोडक्ट लिया, सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। अच्छा, अगर आप चाहो तो इसको, मैंने यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया, बट आप चाहो तो इसको पूरा ओपन कर सकते हो, बाकी टर्म कैंसिल हो जाती है, सी सी जा सी स्क्वायर, सी ए सा, चले यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ, सी डॉट ए माइनस ए डॉट सी और माइनस ए स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाते हैं, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अच्छा बेटे, ऊपर हमने पढ़ा है कि ए माइनस ए सी तीनों एक जैसे हैं, तो मैंने ए की जगह सी रिप्लेस कर दिया, सी में से सी माइनस हुआ तो 0, आप इस सी की जगह ए लिख लो, बात एक ही है। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया, इसका मतलब है ये दोनों आपस में क्या थे, परपेंडिकुलर थे, और अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो एंगल क्या आने वाला है, 90 डिग्री, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 को स्टार्ट करते हैं। 11 वाला क्वेश्चन हमारे पास, इसके दो पार्ट्स हैं, दोनों के दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अच्छा, पहला पार्ट है कि प्रूव दैट एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल्स आर कंग्रुएंट, ठीक है। हमने ये प्रूव करने हैं कि जो ट्रायंगल के एल्टीट्यूड्स हैं वो कंग्रुएंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ की, ए बी सी, ठीक है। अब उसके एल्टीट्यूड ड्रॉ किए। बेटा, एल्टीट्यूड होता है कि जो जिस पॉइंट से एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, सामने वाली साइड पे वो 90 का एंगल बनाता है। सो ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, सी एफ इज परपेंडिकुलर टू ए बी, BE इस परपेंडिकुलर टू AC, ठीक है। और ये सारे किस पॉइंट पे मिलते हैं, O पे, यानी कि कंग्रुएंट है। तो हमने ये चीज़ प्रूव करनी है कि वाकई ये सारे पॉइंट्स यहाँ से गुजरे हैं। अच्छा, डाटा स्टार्ट करते हैं बेटे। OA, मैंने OA को A वेक्टर कह दिया, OB B वेक्टर, OC C वेक्टर, ये O वो पॉइंट है मिड वाला, जहाँ पे ये सारे आपस में एक दूसरे को मीट कर रहे हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। Be the position vector of a triangle ABC, जो मेन ट्राइंगल ABC उसके ये पोजीशन वेक्टर्स हो गए। लेट O बी द कंग्रुएंट पॉइंट, अभी ऑलरेडी आपको बताया कि कंग्रुएंट पॉइंट है जिस पे सारे मीट करें। ए बी ए डी, ये ए डी है, उसके बाद बी ई और सी एफ, ये कौन है, एल्टीट्यूड्स है, इस ट्राइंगल के पूरे एल्टीट्यूड्स आ गए, ठीक हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इस चीज़ को प्रूव करना शुरू करते हैं। बेटे, सबसे पहले फिगर देखें, ओ ए इज पैरेलल टू ए डी। यहाँ से मैं कलर थोड़ा सा चेंज करती हूँ और आपको बताती हूँ। ये देखें, ओ ए, ये आधी सी जगह, ठीक है, ये पूरा ए डी के पैरेलल है ना, ये ओ ए लाइन है, ये पूरी ए डी लाइन है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल हुए। अच्छा, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो हमने थ्योरम पढ़ा हुआ है कि ए डी फिर ओ ए के लैम्डा टाइम्स के इक्वल होगा। बेटे, बड़ी टर्म ए डी है ना, तो ये कुछ टाइम्स ओ ए के इक्वल होगा, तो वो लैम्डा आ गया, ओ ए की जगह ए आ गया, ठीक है। ये हमने पैरेलल थ्योरम का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है पीछे पूरी एक्सरसाइजेस में। अच्छा, उसके बाद हमें ये बात पता है कि जो ए डी है ये पूरे बी सी पे क्या है, परपेंडिकुलर है। हमने ये बात ही पढ़ी कि ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। अच्छा, एल्टीट्यूड्स हैं तो परपेंडिकुलर ही होंगे। अच्छा, अगर ये परपेंडिकुलर हैं, ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होने वाला है आपस में, 0। हमने ये बात ही पढ़ी कि डॉट प्रोडक्ट जब 0 होता है तो वो परपेंडिकुलर की कंडीशन है। वैल्यूज पुट करते हैं बेटे। ए डी, ये भी हमने ऊपर ए डी निकाला था, मैंने लिखा उसको लेमडा ए टाइम्स, लेमडा ए आ गया। बेटा, बी सी की लाइन का क्या मतलब है, सी में से बी को माइनस करना है, सी माइनस बी, ठीक है। अच्छा, लेमडा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 0 के साथ डिवाइड होके, खत्म हो गया। ए डॉट सी माइनस ए डॉट बी, ये आ गया हमारी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। हम सेम पैरेलल दो इक्वेशन और बनाएंगे, वहां से हम ये प्रूव कर देंगे कि वाकई एल्टीट्यूड जो होते हैं वो कंग्रुएंट होते हैं। ये हमारी पहली स्टेटमेंट आ गई, ठीक हो गया। अब अभी हमने सारा ओ ए डी इस चीज को डिस्कस किया। अब ये बी वाले को देखते हैं। बेटे, ये जो बी ई है, ये बी ई लाइन
और बी ओ लाइन, ये भी तो आपस में पैरेलल हुई ना, बी ओ इतनी सी लाइन है और बी ई इतनी लंबी लाइन है, लेकिन है तो पैरेलल। अगर ये पैरेलल है तो बी ई लाइन लैम्डा टाइम्स ओ बी की इक्वल होगी, जिस तरह हमने अब ऊपर कहा था। ओ बी की वैल्यू क्या थी, बी, तो लैम्डा बी आ गया। ठीक है, अब हमें ये बात पता है कि जो बी ई है, ठीक है, ये बी ई किस पे परपेंडिकुलर है, ए सी पे, ऐसा ही है ना, ये इस पे परपेंडिकुलर होगी। तो हमने कहा बी इज परपेंडिकुलर ऑन सी ए, इसका मतलब है कि इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। अगर इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो मैंने वैल्यूज पुट कर दी, बी ई की जगह मैंने ऊपर फाइंड आउट किया था लैम्डा बी, सी ए का मतलब है ए माइनस सी, लैम्डा मल्टीप्लाई हो रहा है, जीरो के साथ खत्म हो गया, बी को अंदर मल्टीप्लाई करें, बी ए बी सी, ठीक हो गया, ये क्वेश्चन आ गई। तो अभी दो इक्वेशंस आ गई बेटा, दो हमने फाइंड आउट किया, हम इनको सॉल्व करके ऑटोमेटिकली थर्ड इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे, मैंने इन दोनों को आपस में क्या कर दिया, ऐड कर दिया, a डॉट सी ए माइनस बी, b डॉट ए बी माइनस सी, ये तीनों ऐड हो गए, इस साइड पे भी जीरो है, इस साइड पे भी जीरो है, जीरो आ गया बेटे, a माइनस बी, ए डॉट बी, बी डॉट ए, आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, अच्छा इस चीज को नहीं देखना कि ये यहाँ a डॉट बी है तो ये इनकी जगह बदली हुई है, डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, ये भी हमारे पास, मतलब हम उसको a डॉट बी लिखें या b डॉट ए लिखें उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सिर्फ डॉट प्रोडक्ट के लिए, क्रॉस प्रोडक्ट जो हम आगे पढ़ेंगे उसमें ये लाजमी नहीं होता। एनीवेज ये कैंसिल हो गया, a डॉट सी आ गया माइनस b डॉट सी आ गया। ठीक है, इनमें क्या चीज कॉमन आ गई, a माइनस बी डॉट सी, देखें a माइनस बी और ये c इस साइड पर है, डॉट सी लिख दिया। अच्छा अब आपको पता है बेटा, ये देखें ये इन्हीं जैसी इक्वेशंस बन रही हैं, तो यहाँ पर अब मैं बैक स्टेप्स कर रही हूँ, ये इक्वेशन कैसे आई थी, लेमडा को जीरो पे डिवाइड करने से, इसका मतलब है इस साइड पर लेमडा लिखा जा सकता है, या आप कह लो कि आपने बोथ साइड पर लेमडा मल्टीप्लाई किया, जीरो को तो फर्क नहीं पड़ता। अच्छा लेमडा सी किसे कहेंगे, हमारे पास सी एफ को, सी हमारे पास ये था, ये सी एफ, ये सी एफ लेमडा टाइम्स में आ गया, ए माइनस बी का मतलब है बी ए, तो यहाँ से पता चला कि सी एफ का डॉट प्रोडक्ट बी ए इक्वल टू जीरो है। बेटे ये देखिए ये सी एफ है और ये ए बी है, इनका डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो है, इसका क्या मतलब हुआ कि सी एफ ए बी पे कौन है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये इसके परपेंडिकुलर है, और सी एफ हमने कहा लेमडा टाइम्स सी है, तो सी का मतलब ओ सी, तो ये पैरेलल भी हो गए। तो हमने यही बात प्रूफ करनी थी कि ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर देता है। तो ये था हमारा प्रूफ कि एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल्स आर कंग्रुएंट। ठीक है, उसके बाद अब हम देखते हैं, इसको रेस कर देते हैं, ये एक्स्ट्रा लाइंस थी। ठीक है, अच्छा जी, अब हम मूव करते हैं इसी का पार्ट नंबर 2। ठीक है बेटे, इसके अंदर उन्होंने स्टेटमेंट आपको दी है कि प्रूव दैट एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल आर कंग्रुएंट। ठीक है, ट्रायंगल के जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं वो कंग्रुएंट हैं, वही अगेन जीरो वाले पॉइंट से मीट कर रहे हैं। अच्छा आइए देखते हैं, ये एबीसी ट्रायंगल है बेटे, बी से ई मैंने बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ए से डी और सी से यहाँ पर आप कोई भी लेटर ले लो, हम एफ ले लेते हैं क्योंकि हमने इसको करना तो प्रूव है। ठीक है, यहाँ नंबर लिखो ना लिखो, ये चीज़ एक्चुअली हमने प्रूव करनी है। ओके जी, इसको यहाँ से रेस कर देती हूँ। ठीक है, ये हमने बस प्रूफ करनी है साइड। अच्छा बेटे कैसे स्टार्ट किया मैंने, इन ट्राइंगल ए बी सी, ये जो पूरी बड़ी ट्राइंगल है, लेट ए डी एंड बी ई, ए से डी एंड बी से ई आर द टू एंगल बाइसेक्टर्स। ठीक है, वो किस पे मीट कर रहे हैं, ओ पे। ठीक है, अब हमने ये थर्ड वाला ऑटोमेटिकली प्रूव कर देंगे। अच्छा जी, दे मीट एट ओ। अच्छा वी हैव टू प्रूव डैट, हमें प्रूव क्या करना है कि ए सी डिवाइडेड बाय सी डी इज इक्वल टू ए ओवर ओ डी। अच्छा अब ये किस तरह मैंने लिखा है ये मैं आपको बात बताती हूँ बेटे, हमारे पास हमारे पास एंगल बाइसेक्टर होता है, वो ये कहता है कि आपके पास जो बाइसेक्टर वाले पॉइंट्स हैं उन दो की रेशियो और ऑपोजिट साइड्स की रेशियो सेम होती है। अब ये कैसे है ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ समझे हमने ये चीज़ प्रूव करनी है, अब आगे आप जब छोटी ट्राइंगल्स में देखोगे तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि हमने कैसे प्रूव करना है। कंस्ट्रक्ट किया मैंने सी ओ, यानी कि मुझे अब ये दो बाइसेक्टर्स तो मैंने ड्रॉ किया, मैंने सी से ओ तक एक लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, मैंने इसको एक्सटेंड किया, आप सी ओ तक भी ड्रॉ कर लो। टू मीट इंटरसेक्टिंग पॉइंट, बेसिकली तो हमने कंकरेंसी प्रूव करनी है ना कि सारे यहाँ से गुजर रहे हैं। अब इसमें से मैंने छोटी ट्राइंगल उठाती हूँ, सबसे पहले ए बी ई, ये ए, ये बी और ये ई। ठीक है, ये ऊपर वाली ट्राइंगल मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया।
और ए जो है यहाँ ओ तक आ रहा है, ये भी ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब आपको बताती हूँ जो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम मैं आपको बता रही थी। बेटा ये देखें, ओ ये बाइसेक्टर यहाँ ड्रॉ हुआ ना, ओ से बी और ओ से ई, ठीक है, इनकी रेशो बेटा डिवाइड को कहते हैं। ए से बी और ए से ई जो ऑपोजिट साइड्स है उनकी रेशो के इक्वल होता है। पॉइंट समझ आया? ए बी ए ई किसके इक्वल आने वाले हैं? बी और ओ ई के। ठीक है, ये मैंने लिख दी इक्वेशन। बेटे आप दूसरी ट्राइंगल देखते हैं, ए बी सी, जो बड़े वाली ट्राइंगल है, इसमें ये ए से डी वाला पॉइंट जा रहा है जो हमने बाइसेक्टर ड्रॉ किया था। बेटे यहाँ से अगर आप देखो ये बाइसेक्टर को डिवाइड कर रहे हैं ना, इसका मतलब है ए बी और बी डी। ठीक है, ए बी और बी डी ये किसके, अच्छा यहाँ पे लिखें, छोड़े यहाँ पे देखें, ए बी और ए सी। ठीक है, ये ए बी और ए सी बी डी और सी डी के इक्वल आएंगे। बेटे ये मैंने इक्वेशन इसकी लिखी है, ये आगे सॉल्व हुई है, वो आपको बताती हूँ कैसे। ये बाइसेक्टर था तो बी डी और डी सी दो साइड्स आ गई, ये बी डी और सी डी, और ए बी और ए सी आ गया। ठीक है, क्लियर? मैंने इन दोनों की जगह स्वैप कर दी फिर, क्योंकि आगे मुझे फॉर्म दूसरी तरह चाहिए थी। ए से यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ के मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो गया, यहाँ से ये आ गया, ये फॉर्म आ गई। ये क्वेश्चन नंबर 1। अब मैंने दूसरी ट्राइंगल देखी ए बी डी। बेटे ए बी डी ये वाली साइड, ठीक है, ए बी डी और ये बीच में ओ आ रहा था। अच्छा, अब देखो बेटे ये ओ ए ओ और ओ डी ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब बाइसेक्टर वाली लाइन तोड़े हैं, किसके ऑपोजिट? ए बी और बी डी के। तो मैंने ये लिख दिया कि ए बी ओवर बी डी इज इक्वल्स टू ए ओ अपॉन ओ डी। ठीक है, अच्छा जी, ये चीज समझ आ गई कि ये दो साइड जो बाइसेक्ट कर रही हैं, इन दो साइड की रेशो के इक्वल आ गई। अब आप देखो इक्वेशन 1 और 2 से, ये देखो ए बी और बी डी, यहाँ पे भी ए बी और बी डी है, वो मैंने सीधी जगह स्वैप की थी। तो बेटा अगर ये दो साइड्स इक्वल है तो ए सी और सी डी को भी मैं कह सकती हूँ ना ए और ओ डी के इक्वल है। ठीक है, अगर मैं ये कह सकती हूँ तो ट्राइंगल कौन सी बनी? ए सी डी, ए डी सी। तो ये ओ वाला पॉइंट है जो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। सेम जैसे पिछली वाली को रेशो तोड़ा था, सेम वैसी डायग्राम तो इसकी भी बन सकती है। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि जो ओ है, कि ओ सी वाली लाइन भी यहाँ पे बाइसेक्टर की आती है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि हमारे जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं वो क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, इसके अंदर हमने एक प्रूफ करना है, और ये प्रूफ आप ऑलरेडी पढ़ तो चुके हो, बट अभी यहाँ पर हम इसको प्रूफ करते हैं। हमारे पास जो प्रूफ है, इसका कलर चेंज करते हैं। ओके बेटे, आपने प्रूफ करना है कि कॉज अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा के इक्वल होता है। ठीक है, ये प्रूफ हमने करना है। तो अब इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले बेटे मैं एक यहाँ पे डायग्राम देती हूँ, इसको मैं एक्स एक्सिस कह देती हूँ, इसको मैं वाई एक्सिस। बेटे एक वेक्टर मैं ड्रॉ करूँगी, ये वो है ओ से ए वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर ए दे देते हैं। एक वेक्टर ओ से बी ड्रॉ करेंगे, जिसे बी वेक्टर कह देते हैं। अच्छा, मुझे एक एंगल जो हमारा ये इस साइड पर जाएगा, इसे अल्फा। अब यही एंगल अगर नीचे की तरफ बन रहा है तो मैं इसे माइनस बीटा कह देती हूँ, और ओवरऑल जो एंगल हमारा ऊपर की तरफ बनेगा वो अल्फा प्लस बीटा होगा। ठीक है बच्चे, माइनस इसलिए लगाया क्योंकि इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है। ओके, हम यहाँ से अपना डेटा लिखना स्टार्ट करते हैं और प्रूफ करते हैं सारी चीजें। बेटे कंसिडर किया मैंने 2 यूनिट वेक्टर। बेटे यूनिट वेक्टर का मतलब है इनका मैग्नीट्यूड 1 होने वाला है, ए एंड बी। ठीक है, मेकिंग एन एंगल ऑफ, क्या एंगल बनाएंगे? अल्फा एंड माइनस बीटा। ठीक है, इन्होंने अल्फा और माइनस बीटा बना लिया। अब हम यहाँ ये वेक्टर लिखना स्टार्ट करते हैं। बेटे ए वेक्टर का मतलब है ओ ए, और ओ वेक्टर किसके इक्वल होगा? कॉस अल्फा आई प्लस साइन अल्फा जे। अच्छा, अब आपको आगे मैम ये कहाँ से आ गया? तो ये हमने फिजिक्स के रूल्स पढ़े हैं, यहाँ पे हम कंपोनेंट वाइज डिवाइड करते हैं। तो चले मैं आपको यहाँ पे बना कर दिखाती हूँ। अच्छा जी बेटा, ओ ए वेक्टर हम कैसे लिखते हैं? उसका एक्स कंपोनेंट और उसका वाई कंपोनेंट, और अगर जी हो तो जी। अभी फिलहाल एक्स वाई में हम लोग मूव कर रहे हैं। अब अगर मैं ये ओ ए वेक्टर ड्रॉ करूँ, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा नीट करते हैं। चलो यहाँ से
बेटे ये मैंने ओ ए वेक्टर ड्रॉ किया, ठीक है, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। बेटे आपको पता है कि ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है 1। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो इसकी एक्स एक्सिस पे एक्स है, वाई लेंथ वाई है, ठीक हो गया। अच्छा अब आपको पता है ना ये अल्फा एंगल बन रहा है। बेटे सम पीपल है साइन परपेंडिकुलर इसका कितना है वाई और हाइपोटेन्यूज 1 है, तो साइन अल्फा की वैल्यू आ गई वाई। कॉस अल्फा लिखें, कर्ली ब्राउन हेयर, बी का मतलब एक्स, एक्स बाय 1 इज इक्वल टू एक्स। तो बेटे अगर मैं ये ओ ए वेक्टर लिखना चाहूँ तो एक्स की जगह क्या लिखूंगी कॉस अल्फा और वाई की जगह क्या लिखूंगी साइन अल्फा। ये मैंने ऐसे लिखा है कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। होप सो क्या पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि हम ये कैसे लिखते हैं, बट ऑलरेडी आपने चीजें पढ़ी हुई हैं। बी वेक्टर में आपसे पूछूं तो ओ बी वेक्टर कैसा आएगा, कॉस माइनस बीटा और साइन माइनस बीटा, ठीक है। अच्छा ये यहाँ पर हमारे पास आ गया साइन माइनस बीटा। बेटे माइनस बीटा मैं क्यों लिख रही हूँ, पिछली बार एंगल में आपके पास अल्फा था, इस बार एंगल में आपके पास क्या है माइनस बीटा है, ठीक है। हम लोग अब कौन सा एंगल यूज करेंगे माइनस बीटा का। अच्छा जी यहाँ पर मैं इसको लिख भी देती हूँ, ये एरर क्यों दे रहा है। ओके बेटा जी, स्क्रीन जो थी वो ऑफ हो गई थी तो जितने पेज डिलीट हो गया था तो जितने चीज़ें मुझे दोबारा से मेन थी वो मैंने दोबारा लिख दी हैं। बाकी स्टेटमेंट जो पिछली स्लाइड है उसका स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिएगा, ठीक है। बेटे ए हमने लिख लिया था, बी में हमारे पास एंगल आता है माइनस बीटा क्योंकि हमारे पास एंगल यहाँ था माइनस बी, तो कॉस माइनस बीटा प्लस साइन माइनस बीटा। अब हमें ये बात पता है कि कॉस के अंदर जो नेगेटिव साइन होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। तो बी हमारे पास आ गया कॉस बीटा आई माइनस साइन बीटा जे। बेटे साइन में माइनस का साइन बाहर आ जाता है, ओके। अब हम लेते हैं इनका डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी, सो कॉस अल्फा आई प्लस साइन अल्फा जे, इसका डॉट प्रोडक्ट हमने लेना है कॉस बीटा आई माइनस साइन बीटा जे से, ओके। बेटे ए डॉट बी का क्या मतलब है कि हमने यहाँ पे फॉर्मूला ओपन करना है ए बी कॉस अल्फा प्लस बीटा। बेटे अल्फा प्लस बीटा क्यों आया, मैं होल पूरा फाइंड आउट करने लगी हूँ तो अल्फा प्लस बीटा टोटल एंगल है, कॉस अल्फा कॉस बीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ए और बी का मैग्नीट्यूड क्या है 1, तो यहाँ पर रह गया कॉस अल्फा प्लस बीटा और इस साइड पर आ गया कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा। तो बेटा यही वो टर्म थी जो कि हमने प्रूव करनी थी, जो थ्योरम आप बार बार चैप्टर 8 में स्पेशली यूज करोगे, तो ये यहाँ पे हमने से प्रूव कर दिया। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमने ये बात प्रूव करनी है कि सी का स्क्वायर जो होता है वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस गैमा के इक्वल है और बी की टर्म इसके इक्वल है। हमने दो बातें प्रूव करनी है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक ट्राइंगल ली ए बी सी, ठीक है, ये ए ये बी और सी। बेटे इनके ऑपोजिट साइड्स पे मैंने नाम दे दिए, ए के सामने ए वेक्टर, बी की ऑपोजिट पे बी, सी के ऑपोजिट पे सी वेक्टर, अल्फा बीटा गैमा जो कि इनके एंगल्स हैं, ठीक है। अभी ये जो ग्रीन से किया है इसको थोड़ी देर के लिए स्किप करें। अच्छा मैंने कंसिडर किया ए बी सी आर द वेक्टर अलोंग द साइड बी सी सी ए बी, यानी कि इन सब के नाम लिख दिया और मैंने ये भी लेट कर लिया कि जो ए का मैग्नीट्यूड है वो ए के इक्वल होगा। अब फ्रॉम द ट्राइंगल, बेटे हमें ये बात पता है कि ट्राइंगल की साइड्स के जो वेक्टर्स होते हैं उनको ऐड करने से हमेशा आंसर क्या आता है 0, ठीक है। अब सबसे पहले मैं ये वाली बात प्रूव करने लगी तो यहाँ पे मुझे बी चाहिए, तो मैंने बी एक साइड पर रखा, ए और सी दूसरी साइड पर ले गई, सो माइनस ए माइनस सी। अब मैंने क्या किया, इसका बी के साथ ही डॉट प्रोडक्ट ले लिया, डॉट प्रोडक्ट विथ बी बोथ साइड पे, बी इधर भी डॉट प्रोडक्ट में आ गया, बी इधर भी डॉट प्रोडक्ट में आ गया। बेटे बी डॉट बी क्या होता है बी स्क्वायर, आप उसके मैग्नीट्यूड का भी स्क्वायर लिख सकते हो, बात एक ही है। बी इधर डॉट हुआ माइनस ए डॉट बी माइनस सी डॉट बी, ठीक है। अच्छा ये एज इट इज आ गया। बेटे ए डॉट बी का क्या फॉर्मूला है ए बी कॉस थीटा, सी बी का फॉर्मूला क्या आ गया बी सी कॉस थीटा। अच्छा मैं आपको बताती हूँ ये एंगल्स कैसे हैं। अभी के लिए देखें, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, बी और सी या सी और बी उनका मैग्नीट्यूड मैंने लिख दिया, ठीक है। अच्छा अब ये एंगल्स कैसे आए हैं अब इसको देखें। बेटे ए डॉट बी
ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इनके दरमियान कौन सा एंगल बन रहा है, ठीक है। ये मैंने लिखा हुआ है पाई माइनस गैमा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पाई माइनस गैमा, और सी और बी के दरमियान पाई माइनस अल्फा बन रहा है। बेटे मैं बताती हूँ मैंने लिखा कैसे है। अब देखो अगर ये आधा सा एंगल गैमा है, पूरी लाइन कितने की होती है 180 की, 180 को क्या कहते हैं पाई, तो ये वाला एरिया कितना हो गया पाई माइनस गैमा, ये इतना सा अल्फा है तो ये वाला एंगल क्या बनेगा पाई माइनस अल्फा, ये अगर बीटा है तो ये वाला क्या बनेगा पाई माइनस बीटा। मैंने इनके दरमियान एंगल्स लिए, ठीक है। ए बी के दरमियान कौन सा एंगल आ गया पाई माइनस गैमा, और सी बी के दरमियान आ गया पाई माइनस अल्फा, ठीक हो गया। अच्छा इन दोनों में बी कॉमन था, मैंने बी कॉमन लिया। उसके बाद यहाँ पर देखो बेटे, यहाँ ए आ गया, ये बताती हूँ माइनस कहाँ गया, ये ए और ये सी, ठीक है। बेटे अब देखो एंगल यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस पाई माइनस गैमा, कॉस पाई माइनस गैमा, तो आपको पता है लाइट एंगल्स के थ्रू पाई आ जाए तो साइन कॉस कॉस ही रहता है। एंगल आप क्वाड्रेंट से देखते हो, पाई का मतलब 180, 180 में से कुछ माइनस हो रहा है तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए, सेकंड में कॉस नेगेटिव देता है, तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस। बेटा ये वाला माइनस और ये ए वाला माइनस प्लस हो गया, सेम सी वाला माइनस और कॉस वाला माइनस प्लस हो गया, ये b और b कैंसिल, b इज इक्वल टू दिस टर्म, आपने यही बात प्रूव करनी थी। ओके हो गया। चलो अगेन स्टार्ट करते हैं बेटा, स्टार्ट वाले पॉइंट से। आप मुझे c का स्क्वायर समथिंग चाहिए, तो मैंने यहाँ से c लिया, a b को दूसरी साइड पर ले गई, c इज इक्वल टू माइनस ए माइनस बी। अब इसका c के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया, c डॉट c, माइनस कॉमन ले लिया a प्लस बी डॉट c। अच्छा c c सा c स्क्वायर माइनस a प्लस बी, बेटा c की वैल्यू दोबारा यहाँ मैंने पुट कर दी माइनस के साथ, माइनस ए प्लस बी, जैसे माइनस कॉमन लो तो ए प्लस बी बचता है ना, ये माइनस और माइनस प्लस हो गए, तो मेरे पास ए प्लस बी बन गया, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। ओके क्या फार्मूला है, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab, ए स्क्वायर लिखा बी स्क्वायर लिखा 2 लिखा, ए बी का फार्मूला लगा दिया, ए डॉट बी का क्या है वो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और एंगल, बेटे ए बी के दरमियान पाई माइनस गैमा बन रहा है, पाई माइनस गैमा लिख दिया, ठीक। अच्छा ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, कॉस पाई माइनस गैमा भी हमने देखा है वो माइनस के साइन के साथ आता है, तो यहाँ पे माइनस आ गया, यही टर्म हमने प्रूव करनी थी। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 12 एंड होता है। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है कि द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी is perpendicular to A and the magnitude of A is the under root 7b. Show that the resultant of 7a and b is perpendicular to b. ठीक है, अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने हमें ये बोला है कि जो रिजल्टेंट है ए और बी का, ए बी का रिजल्टेंट का मतलब है इन दोनों को ऐड करने से जो आता है वो परपेंडिकुलर है ए के, अगर वो ए के परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होने वाला है 0, ठीक हो गया। अच्छा अब यहाँ से अगर आप देखें ये हमारे पास कंडीशन गिवन है, उसके बाद ये डेटा भी गिवन है, डेटा को भी एनालाइज कर लेते हैं। अंडर रूट 7 है, डिवाइड हो रहा है, ए के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और इसके ऊपर हम स्केयर ले लेंगे, स्केयर से 7 का अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो 7a स्केयर जो है वो b के स्केयर के इक्वल है। ये इसलिए लिया है कि आगे टर्म में यूज होगा। हमने प्रूव ये करना है कि जो इनका रिजल्टेंट है किसका 7a और b का, यानी कि 7a और b को ऐड करने से जो आएगा वो किसके परपेंडिकुलर है b के, ठीक है। अब हमने ये बात प्रूव करनी है। अच्छा जो हमें जो डाटा पहले वाला गिवन था उसके अकॉर्डिंग देखें, ए को ए से मल्टीप्लाई किया, ए का स्क्वायर बी डॉट ए आ गया। ओके अब जो हमने रिजल्टेंट प्रूफ करना है अब हम चेक करते हैं, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो इसका मतलब है ये परपेंडिकुलर है, डॉट प्रोडक्ट 0 ना आया तो परपेंडिकुलर नहीं होंगे। 7a को b से किया 7ab आ गया, b को b से किया b स्क्वायर आ गया, 7ab एज इट इज, b स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है 7a स्क्वायर होती है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया 7, वी आर लेफ्ट विद a डॉट b प्लस a स्क्वायर। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हमें पता है इस सारी टर्म का आंसर क्या है 0, 7 इंटू 0 इज 0। ये था इसका पार्ट नंबर 1, और इसका पार्ट नंबर 2 अगर आप देखो तो उसमें आपने प्रूव करना है ए और बी यूनिट वेक्टर्स हैं, वो इक्वली इंक्लाइंड है विद ए एंड बी, ठीक है। अब हमने अगर ये बात प्रूव करनी है तो बेटे मैं एक वेक्टर ले लेती हूँ यू वेक्टर से मैं इसको डिनोट करती हूँ a प्लस बी। अब आपको पता है कि अगर ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर कैसे लिखा जाता है,
वेक्टर डिवाइडेड बाय उसके मैग्नीट्यूड से, b है b वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b। ओके, ये u वेक्टर हमने ओपन कर लिया। ओके, अब बेटा हम लोगों ने इसको चेक करना है, तो सबसे पहले मैं एक काम करती हूँ, u को अलोंग a उसकी प्रोजेक्शन चेक करती हूँ और फिर u को अलोंग b प्रोजेक्शन सॉल्व करती हूँ। अगर दोनों का आंसर सेम आ गया तो इसका मतलब है वो इक्वली इंक्लाइंड है, और अगर आंसर सेम ना आया तो वो इक्वली इंक्लाइंड नहीं होंगे। अच्छा जी बेटे, फॉर्मूला हमने पढ़ा था प्रोजेक्शन का, जिसके अलोंग होता है उसका मैग्नीट्यूड नीचे लिख देते हैं और ऊपर दोनों का डॉट प्रोडक्ट आता है, तो u डॉट a डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a। सबसे पहले u की जगह इसकी वैल्यू पुट की, ये पूरी टर्म मैंने एज इट इज लिखी, a अपॉन a ये मैंने साइड पर लिख दिया। ठीक है, अब देखिए ये डॉट प्रोडक्ट है, तो a अपॉन a मैग्नीट्यूड a अपॉन a मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई हुआ, तो क्या बन गया a डॉट डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, b डॉट a डिवाइडेड बाय b a का मैग्नीट्यूड, a से क्या बन गया a स्क्वायर, b डॉट a का क्या फॉर्मूला है, b का मैग्नीट्यूड a का मैग्नीट्यूड कॉस अल्फा। बेटे मैंने यहाँ एंगल अल्फा लिया था इसलिए अल्फा लिख दिया। अब देखिए मैग्नीट्यूड्स आपस में कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर रह गया 1 और यहाँ रह गया कॉस अल्फा, तो ये हमारा पहले पार्ट का पहली क्वेश्चन आ गई। अब u को अलोंग b चेक करती हूँ। ठीक है, u डॉट b बाई b, u की वैल्यू पूरी रिप्लेस की, a का b के साथ डॉट प्रोडक्ट ab, b का b के साथ b स्क्वायर b इंटू बी स्क्वायर, ये टर्म तो कैंसिल हो गई, 1 आ गया। a डॉट b का फार्मूला a b cos अल्फा, अगेन कैंसिल आउट हो गए, वी आर जस्ट लेफ्ट विद 1 प्लस cos अल्फा। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। और अगर हम कंपेयर करें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, दोनों आंसर्स क्या हैं, सेम। तो यहाँ से ये बात प्रूव होती है कि जो हमारा a और b यूनिट वेक्टर से वो इक्वली इंक्लाइंड है। ठीक है, a प्लस b विद a एंड b दोनों से वो इक्वली इंक्लाइंड होते हैं। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। बेटे क्वेश्चन नंबर 14 अगर आप देखो तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारे एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। 14, 15, 16 तीनों एक जैसे हैं। ठीक है, हमने वर्क डन फाइंड आउट करना है। बेटे आपको एक फोर्स गिवन है 3i - 5k + 7k is applied on a body and it move with a distance of 14 meter. Distance given है in the direction of the vector this one i - 3j + k and find the work done। बेटे अब देखो उन्होंने हमें फोर्स भी दी, डिस्टेंस भी दिया, लेकिन जो डी का हमारे पास जो उसे क्या कहते हैं डिस्टेंस का जो मेन वेक्टर है वो नहीं दिया, उन्होंने कहा वो इसकी डायरेक्शन में जा रहा है। फॉर एग्जांपल ये वाला डी वेक्टर है, दूसरा भी यही डी इस टाइप का ही वेक्टर है, लेकिन वो इसकी डायरेक्शन में जा रहा है, इस जैसा नहीं है। तो हमें तो एग्जैक्टली इसकी वैल्यू चाहिए होती है ना, जो हमें वेक्टर चाहिए। कैसे बेटा, वर्क डन का फार्मूला होता है एफ डॉट डी, फोर्स को डिस्टेंस के वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। फोर्स तो गिवन है, डिस्टेंस का अपना वेक्टर नहीं गिवन, उन्होंने उसकी डायरेक्शन वाला वेक्टर दिया और एक डिस्टेंस दिया। तो हम क्या करेंगे, जो हमें उसकी डिस्टेंस वाला गिवन है, अगर आपको याद हो तो हमने पीछे क्वेश्चंस किए थे लास्ट एक्सरसाइज से पिछले वाली में, इन दी डायरेक्शन ऑफ वाले क्वेश्चन, उसमें हम क्या करते थे, यूनिट वेक्टर निकालते थे और उसको मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करते थे, तो हमारे पास रिक्वायर्ड आ जाता था। एग्जैक्टली अभी वही करेंगे। सबसे पहले इस डी का मैंने यूनिट वेक्टर लिया। यूनिट वेक्टर क्या कहता है, वेक्टर को मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दें, 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 1, दिस विल बी और यूनिट वेक्टर। अब उन्होंने कहा है 14 मीटर वो गया, तो इसको मैंने 14 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये वो डी आया है जो कि मेरा रिक्वायर्ड डिस्टेंस का वेक्टर है। सो 14 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ 11 और ये टर्म आ गई। अब ये हमारे पास डी आ चुका है, फॉर्मूला में पुट करते हैं फोर्स इंटू डी। सबसे पहले इस टर्म को मैंने बाहर ले लिया, 4 बाय अंडर रूट 11, 3 1 जा 3, 5 3 जा 15, 7 1 जा 7, इन तीनों को ऐड किया 25 आया, 25 इंटू 14 350। तो ये हमारा वर्क डन। बेटा जाउल्स में लिखा है क्योंकि वर्क डन का जो हमारे पास यूनिट होता है वो जाउल होता है। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें एक फोर्स मुझे गिवन है। ओके, फोर्स 1, दो फोर्सेस गिवन है, तो मैंने एक को फोर्स 1 कह दिया, एक को फोर्स नंबर 2 कह दिया। दो पॉइंट्स गिवन है, एक P एक Q। ठीक है, अगेन वर्क डन फाइंड आउट करना है। अच्छा, सबसे पहले तो फोर्स अगर मुझे फाइंड आउट करनी है, दोनों फोर्सेस हमारे पास, उन्होंने कहा है फाइंड द वर्क डन ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल मूविंग फ्रॉम P टू Q। ओके, तो हमने दोनों फोर्सेस को ऐड करके अपनी मेन फोर्स निकाल ली। बेटे डिस्टेंस है पी क्यू का, तो क्या होगा ओ क्यू माइनस ओ पी, क्यू के पॉइंट में से पी के पॉइंट माइनस किए तो मेरे पास डी आ गया।
दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लिया, 5 1 जा 5, 10 4 जा 40, 3 1 जा 3, टोटल मिला के 48 जॉल वर्क डन आ गया। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, इसमें हमारे पास डेटा गिवन है कि फोर्स जो है वो आपके पास, a box is dragged on a surface by a floor by a spring is applying a unit force of 30 न्यूटन at an angle of 30 with the floor। एक बॉक्स है उसे आप ड्रैग कर रहे हो, अगर इसको थोड़ी सी मैं आपको स्केचिंग के थ्रू भी बताऊं, ये आपका फ्लोर है, ये एक बॉक्स को आप एक एंगल पे ड्रैग कर रहे हो, ठीक है। अच्छा जी, फोर्स कितनी यूज हो रही है, 30 न्यूटन, एंगल भी गिवन है, डिस्टेंस भी गिवन है। वर्क डन का बेटा फार्मूला होता है एफ डॉट डी, इस बार वेक्टर्स ही नहीं गिवन, कोई भी वेक्टर नहीं था हमारे पास, तो मैंने वेक्टर्स को ओपन किया। फार्मूला क्या होता है, एफ का मैग्नीट्यूड डी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, एफ की जगह 30, डी की जगह 10, कॉस 30 डिग्री, 3 10 30 10 300, कॉस 30 की वैल्यू अंडर रूट 3/2, कैंसिलेशन होके 150 अंडर रूट 3 जॉल्स आंसर आ गया। तो बेटा यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज एंड होती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।